हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एसके जीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन भारत का इतिहास। नए एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए यह प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार प्राइमरी, जूनियर सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही ला सकें। इसमें कम से कम 600 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आओ बिना बात को आगे बढ़ाए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने संबोधित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हम आशा करते हैं कि इस सारे क्वेश्चनों में कम से कम आधे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, तो इसीलिए हम क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। तो अगर आपसे पूछे मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि है। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। हमने वन लाइनर इसलिए लिया है कि इस एक ही वीडियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक ने वितिस्ता नदी के तट पर की। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो जवाब हो जाएगा अशोक ने वितिस्ता नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा गणधर। महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद और अहमदनगर और महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका जवाब हो जाएगा द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलार। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। यह कहाँ हुई? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कपिल मुनि। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया? तो इसका जवाब हो जाएगा 630 से 644 ईस्वी के बीच चीनी यात्री हेन सांग भारत आया। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो इसका जवाब हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? तो सबसे अधिक पूर्वी स्थल कौन सा था सिंधु घाटी का? तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस वंश के समय लिखी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश के समय मनुस्मृति लिखी गई। अगला है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर का दामाद जमाली था। अगला है, सेन वंश का संस्थापक कौन था?
तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। अगला है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसको याद करने की ट्रिक है, राष्ट्रकूट मतलब किसी को ऐसा कूटो कि उसके दांत टूट जाए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग। याद कैसे करना है? किसी को ऐसा कूटो कि इसके दांत टूट जाए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, महावीर जैन को। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। आप लोग बिंदुसार और बिंबसार में कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसुमित्र व अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई। अगला है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। अगला है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, जो कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। ये क्वेश्चन ध्यान पे रखिएगा, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रखते हैं। किससे? शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा कहाँ? तो इसका जवाब हो जाएगा वल्लभी। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया। किसने? अशोक ने शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। अगला है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाण। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था कौन? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 322 से 298 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो कि हमेशा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर। 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहें, जिससे आपके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने विख्यात तट मंदिर बनवाया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं। धवल मतलब सफेद, तो धौलावीरा सफेद कुआं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति कब हुई? तो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। अगला प्रश्न है, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक के अन्य नाम हैं देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूल भद्र थे। स्थूल भद्र किसके संस्थापक थे? श्वेतांबर के। अगला प्रश्न है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो श्वेतांबर और पीतांबर में, दिगंबर में, तो आप क्या याद रखना है? स्थूल। यहाँ श्वेत, इसको श्वेत को श्वेत पढ़िए, श्वेत पढ़ोगे, इधर स्थूल, स्थूल श्वेत, श्वेतांबर स्थूल, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो विशाख के दत्त के द्वारा लिखी गई क्या है? मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोड़ा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर कर रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। अगला है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल हैं पहला और 10वां, जो कि बाद में जोड़े गए। अगला है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का प्रिय पशु पूछे तो घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा किसका प्रिय पशु था? तो आर्यों का। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागा अर्जुन थे। अगर इसको याद करने में कंफ्यूजन है तो नगण्य, नगण्य का अर्थ होता है शून्य,
तो शून्यवाद का के प्रतिपादक नगण्य याद रखना है। नगण्य मतलब नागा अर्जुन। शून्य मतलब जीरो, जीरो को कहते हैं नगण्य, और शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागा अर्जुन। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग कहाँ स्थित है? तो कलिंग उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा हिल्लर। हिल्लर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। किसने? हिल्लर ने। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुधवर्मन। सुधवर्मन जो थे महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र आर्यों के प्रिय देवता थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसको विशेष याद रखिएगा, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश नरेश अंगपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनी किसका राजदूत था? तो जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। अगला है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में की। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त ने। और इसे नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। अगला प्रश्न है, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों की राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र मदुरै थे। मदुरै। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था। अगला है, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोपाल ने की। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की। अगला है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना जाता है? किस काल को? तो स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 345 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राणा
कुंभा ने चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। कहाँ करवाया? चित्तौड़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 या उसके आवर्तों का। 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। अभी आपके लिए समय कम बचा हुआ है, जो इसके रिवीजन के लिए यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करते हैं यह पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। अगला प्रश्न है, बिंबसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। अगला प्रश्न है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 1549। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। अगला प्रश्न है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश से। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट लाया जाए। अगला है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार है। अगला है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। अगला है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो सातवाहन वंश की नियुक्ति सिमुक द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सिमुक द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महावीर की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की, माफ कीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई डे स्पीच का युद्ध। ये कहाँ हुआ? तो यह वितिस्ता या झेलम का युद्ध, इसे वितिस्ता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात, जो कि बिंदुसार का नाम था, और अमित्रकोट्स व सिंहसेन भी बिंदुसार के नाम थे। अमित्रघात, अमित्रकोट्स व सिंहसेन, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर के दामाद का नाम जमाली था, जो कि हमने पहले भी पढ़ा चुका। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन व प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन व प्रमाणित समृद्धि मनुस्मृति को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। अगला प्रश्न है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर सन्यासी बने थे? ये एग्जाम में पूछा जाता है उनकी एज को लेकर कि कब उन्होंने घर को त्याग दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 30 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहिया वाली गाड़ी के साज कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये चनहूदड़ों से। कहाँ से? चनहूदड़ों से। किसके? लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहिया वाहनों वाली गाड़ी के साज मिले। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों के प्रमुख खेल क्या थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पासा।
पासा हड़प्पा वासियों के प्रमुख खेल। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 5839 अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या थी। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक जो था राजा द्वितीय था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? तो दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का शब्द का पहला उल्लेख का अभिलेख मिलता है। अगला है, पुलकेशन द्वितीय होगा, पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम भी थे। अगला है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल था। अगला प्रश्न, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा रामानुजम विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12,99,600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम द्वैपायन था। क्या नाम था? द्वैपायन। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो 14वें पूर्व को। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराजित। अगला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कितने दिन में? तो 49वें दिन इनको प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हरिसेन था। अगला है, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई है? तो 622 ईस्वी में। कब से? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक के पुत्र और पुत्री कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा, जो कि श्रीलंका गए हुए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
अगला प्रश्न और 150वां प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्धमान। अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रम्मिनदेई अभिलेख है। रम्मिनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अगला है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा मोगली पुत्तिस्म। तीसरी बौद्ध संगति इनकी अध्यक्षता में हुई। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगंतुर निकाय में। कहाँ? अगंतुर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन जो कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्र बाहु। और श्वेतांबर जिसको हमने कहा था श्वेतांबर पढ़ना है, तो उसकी राजधानी उसके वो कौन थे संस्थापक? स्थूल भद्र। अगला प्रश्न है, 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ये जैसा कि सभी जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है। अगला है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई? तो महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस अवस्था में? 42 वर्ष में। किसको? महावीर को, महावीर जी को। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अगला है, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम किसका संस्थापक था? तो सोलंकी वंश का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्र बाहु से ली थी। नागदशक किसका पुत्र था? तो उदयन का पुत्र नागदशक था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो अपने भाव को चित्र द्वारा प्रकट करते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रखते थे। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति हुई। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। किसने? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिस्म थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। अशोक के गुरु कौन थे? मोगली पुत्र तिस्म। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा 7वां स्तंभ लेख अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में है वर्णित है? तो इसका जवाब हो जाएगा जातक में। जातक कथा है जो कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 323 ईस्वी में पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी में। कहां पर? बेबीलोन में। अगला है, तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ मिले? कांसे की नर्तकी व पुजारी का जो भवन होता है उसके साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और कम समय में ये आपका वीडियो करीब 600 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा शाबा कामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगति हुई। दूसरी बौद्ध संगति शाबा कामी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम देने वाले हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब व अफगानिस्तान वाले एरिया में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्थूल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता स्थल का शाब्दिक कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। अगला है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन? जैमिनी। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। अगला है, और कनिष्क के ही समय में महात्मा बुद्ध की पहली बार मूर्ति पूजा हुई। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम अगला वीडियो लाने के लिए तत्पर रहें, और अपने सभी दोस्तों के पास ये शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी कौन सी? तो संस्कृत। प्राचीन काल में संस्कृत लिखने का प्रमुख स्रोत था। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है,
महापाषाण संस्कृति कब से कब तक थी? तो यह 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। अगला प्रश्न है, क्या चीज? इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा। महापाषाण संस्कृति जो कि 500 से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां को ही कब्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु आपकी कॉपर थी। अगला प्रश्न है कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान प्रदेश में स्थित है। माफ कीजिएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए किस काल में? तो बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति मतलब सही है? उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उसी समय उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता के निवासी। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अगला है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुद्रा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो शिखर सहित मंदिर, यह हड़प्पा खुदाई में नहीं मिला। अगला प्रश्न है, शिखर सहित मंदिर का मतलब होता है जैसे कि निर्माणाधीन मंदिर जो कि मलबे में निकले, ऐसा प्रमाण वहां नहीं मिला। ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे डाक यार्ड कहते हैं वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु, जो कि तब भी और अब भी पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चनहुदड़ो ऐसा नगर था कि जो बिना सिंधु नगर मतलब माफ कीजिएगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? मतलब चनहुदड़ो ऐसा नगर था जहां कोई दुर्ग नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका जवाब हो जाएगा गाय, उसमें गाय विद्यमान नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता घाटी की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी का। तो सिंधु घाटी लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में जहाजी माल घाट था, जिसे आप लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, किससे बनाते थे? तो पकी ईंटों से बनाते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है?
तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा टेराकोटा का उपयोग या निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा पीएस वत्स। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। किसकी थी? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। यदि कपास के उत्पादन में अग्रणी पूछे तो हड़प्पा वासी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण या शहरी? तो इसका जवाब हो जाएगा शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा लरकाना जिले में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका जवाब हो जाएगा दैमाबाद में। कहाँ पर? दैमाबाद में हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी, ये आर्यों द्वारा नहीं लाई गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो ये मिथिला के कौन कौन थे? कपिल, गार्गी और मैत्रेय। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है, वेद का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदों को माना जाता है श्रुति। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यवसायी श्रम विभाजन के लिए। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो जवाब आंसर हो जाएगा इसका तांबा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमण। श्रमण उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामवेद की संहिता में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान जो था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, तंबाकू को कौन लाए थे? तंबाकू को पुर्तगाल लाए थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था क्या था? तो दूध और इसके उत्पादन, जैसे दूध से जो चीज बनते हैं ये इनके प्रमुख भोजन थे। अगला प्रश्न है, आर्यों अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि किस लिए सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
इसके क्रम अनुसार ये इनके क्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया किसमें से? ये रिपीट हो गया है, मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जौ, जिसे यौ भी कहते हैं। हम लोग 250 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे हम अगली वीडियो तुरंत ही ला सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद काल के दौरान नहीं थी। ठीक, अगला प्रश्न है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में पाया गया। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र जैसे कि नाम से प्रतीत होता है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार, जिसे मुखिया भी कहते हैं, कि चुनाव में शामिल होती थी? तो इसमें शामिल होती थी समिति। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि अभी तक ज्ञात नहीं हुई, इसलिए इसकी लिपि अज्ञात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? तो इसका जवाब सामवेद होगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है क्या? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पास बैठना या समीप बैठना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल यह कहाँ स्थित है? गुजरात। अगला है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह सप्त सिंधु में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। कहाँ पर? सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तिका कन्या की प्रतिमा, जो नाचती हुई मूर्ति प्रतिमा मिली है नर्तकी की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा गया था? तो पाकिस्तान से। तो मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तिका की प्रतिमा वापस देने के लिए किससे कहा गया? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र, मतलब मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जय संहिता किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा गया? सामवेद, जैसा कि पढ़ चुके हैं आप। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी ने दक्षिणी भारत का अग्रीकरण किया है, मतलब अग्रीकरण किया है, शुरुआतीकरण किया है, वो कौन थे? वो अगस्त्य थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसको याद कैसे करना है? जैसे कि मोहन नाम का कोई लड़का है, वो काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है, अचानक उसे एक तालाब मिलता है, जिसे हिंदी में स्नानागार कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो, मोहन स्नान करने के लिए कहाँ जाएगा? तालाब में, यानी स्नानागार में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सॉरी, विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है? तो खोजकर्ता कौन है सिंधु घाटी के? दयाराम शाहनी। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा दर्शन का स्रोत। दर्शन
का स्रोत क्या है? उपनिषद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, हवन आदि जो चीजें हैं यह यजुर्वेद से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वेद में जादू, चमत्कार, मंत्र, टोना आदि दिए गए हैं? तो ये अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में किस नगर में पाया गया है? तो जैसे मैंने अभी बताया था, एक मोहन नाम का लड़का था जो स्नान करने के लिए एक बड़े से स्नानागार यानी तालाब में गया, तो मोहनजोदड़ो। अगला आंसर हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा इंद्रदेव ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इन्होंने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या उसे संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी? क्या? व्यापारिक नगरें। ये व्यापारिक नगरें शानदार योजनागत मतलब पूरी योजना के तहत इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी नहीं है? तो यह अथर्ववेद जो कि वेद त्रयी नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो कि आपकी चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ऋग्वेद सभ्यताएं कहाँ सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा बनवाली। बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो कि अपने पिता की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। मृदभांड वो होता है जैसे कि बर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस धर्म के अनुयायियों ने करवाया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किनका? तो यह बौद्धों का है। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि यह नहीं है। आज का 300 नंबरवा क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? किसमें विश्वास करते थे? तो ये दोनों ही आत्माओं की अवधारणा में विश्वास रखते थे, आत्माओं की अवधारणा में। अगला प्रश्न है 301 नंबर। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुशीनगर में। अगला है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में किससे प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयालु बुद्ध से अजंता की चित्रकारी प्रेरित है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेय को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार
माना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्प दिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था? इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। विद का अर्थ विद्वान। इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है, बुद्ध का निवारण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका निर्वाण स्थल, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग के पथ का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो इसका जवाब हो जाएगा जन्म से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन? स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म के समाज में इनको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध का अर्थ होता है ज्ञान, तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो सबसे बाद लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है दोहा कोसा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कहाँ? तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म जो ग्रंथ की रचना हुई वो पाली भाषा में हुई। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिक, मतलब बुद्ध के समय का। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पर पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर की आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो ईश्वर और आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, यह बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी? तो ये झेलम नदी के पास लड़ी। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु सिकंदर महान का शिक्षक था। अगला प्रश्न है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उनको चैत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो यह सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियों बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्मों की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जातक कथाओं में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन
था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबसार। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए मिलिंद पन्हो क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो यह मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा जमाली, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा दिगंबर। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पद्मसंभव। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जेना। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध युग के दौरान। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक मौर्य का। अशोक मौर्य के समय कौन सा स्तंभ है? तो रुमिनदेई स्तंभ है। अगला प्रश्न है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो 4 आश्रमों को बौद्ध तथा जैन धर्म के समय मान्यता प्राप्त की गई। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो गौतम ने न्याय सूत्र को लिखा। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? 6ठी शताब्दी पूर्व का काल धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध में सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल किया गया। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है आपका, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वज्जी। वज्जी ही था जो जातियों का राज संघ था। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका जवाब हो जाएगा एमबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, किस मुद्रा में, मुद्रा का अर्थ यहाँ पर अवस्था है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? तो धर्म चक्र मुद्रा में। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कुरु की। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में ये दोनों विभाजित हुआ। अगला है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद। कणाद किसके प्रतिपादक हैं? तो वैशेषिक दर्शन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश है।
बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। अगला है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध से। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिरण सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मगधी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषदों का संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका जवाब हो जाएगा करुवाकी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय झेलम सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। अगला है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ, जिसे पर्दा भी कहते हैं, यूनानियों ने किया। अगला प्रश्न है, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पियदस्सी कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, 383 नंबर क्वेश्चन, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? इसका जवाब हो जाएगा पार्थियन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये सातवाहन वंश के काल में शुरू किया गया था। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो वो लेड से बनाते थे, शीशे से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो भारतीय यूनानी थे जो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाना शुरू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो इसका जवाब हो जाएगा डेरियस फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम कंधार कला। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। अगला प्रश्न है,
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया। अगला प्रश्न है यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला को गांधार में स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 78 ईस्वी सन से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन है? तो शक संवत संस्थापन का मतलब शक संवत का संस्थापक कनिष्क है। इसका आंसर ये हो जाएगा। शक संवत की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो इसका जवाब कनिष्क। अगला प्रश्न है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कला क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला है निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुदरै। मुदरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। 400वां प्रश्न है आज का भारत का राष्ट्रीय पांचांग किस काल पर आधारित है? तो ये शक काल पर आधारित है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो फिर ही इसी तरह आपके लिए लेके आएंगे। आप कमेंट में बोल दीजिएगा किस चैप्टर में या किसकी वीडियो आपको इस बार चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका सही जवाब होगा कनिष्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 ईसव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसिप ने। कब? 1837 में। अगला है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से। अगला प्रश्न है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा गांधार कला। अगला प्रश्न है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा मुसिरी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। अगला प्रश्न है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या शिलालेख में है? किसमें है? इसका जवाब हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से किसमें है? तो 13वें शिलालेख में है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है तो इसको समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक हैं? तो ये कलिंग के हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने आकर मगध पर शासन किया। अगला है गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला कुषाण काल के अधीन फली फूली। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए।
तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है कुषाण वंश के। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उदयपुर में थी। अगला प्रश्न है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो अभी आपको बताया गया कि 13वें अभिलेख में। अगला प्रश्न है, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा, धर्म महामात्रों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया है। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। अगला प्रश्न है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकी सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों का वहीं पे अपने अंतिम दिन वहीं पर व्यतीत किए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो खपीशेष फर्स्ट, ये भी कुषाण वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो इसका जवाब अशोक हो जाएगा। अगला है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रांच। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांडे थे। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। कौन थे? चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश के। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गांधार। अगला प्रश्न है, संगम युग का तोलिकपयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो ये तमिल है। संगम युग का तोलिकपयम तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। अगला प्रश्न, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो अशोक ने धम्म योगियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो सत्यमेव जयते मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया, यह मुंडको उपनिषद से अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुशर्मन के लिए। किसके लिए? सुशर्मन के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनमें से किस शासनकाल के दरबार? तो ये चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? तो आंतरिक नीति की जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आंतरिक नीति की। अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा जाता है? तो अग्रमीज या जेंडरमीज काला अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो हर्षवर्धन को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो वह नालंदा था। उत्तर गुप्त युग में नालंदा ही बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हो गया था। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये धन्वंतरी को
आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान माना जाता है। अगला है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये किस युग से संबंधित है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य का भारत के साथ व्यापार समाप्त हो गया। अगला है चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धि इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण समुद्रगुप्त ने किया था, लेकिन इलाहाबाद के स्तंभ की उपलब्धि में किसकी उपलब्धि है? तो इस समुद्रगुप्त की है, जबकि इसका निर्माण हरिसेन ने करवाया था। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, यही कथन सही नहीं है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि कालिदास थे। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा प्राकृत। अगला है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ये आपके आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। अगला प्रश्न है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? तो थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। अगला है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्ट और कालिदास थे। अगला प्रश्न है बाणभट्ट निम्नलिखित में किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई। अगला है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भानुगुप्त का एरण शिलालेख। अगला प्रश्न है हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के साथ शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन जो राजा था वह संस्कृत का महान विद्वान और साथ ही में लेखक था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आए? इसका जवाब हो जाएगा हेन सॉन्ग। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षचरित निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्यभट्ट जी ने शून्य का प्रतिपादक किया। वराह मिहिर कौन थे? तो ये एक खगोलज्ञ थे। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री मू यून भारत कब आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओदंतपुरी बिहार में स्थित है। अगला है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था। अगला है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रुपए का सिक्का गुप्त काल में चांदी का जारी किया गया था। अगला है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने एक एहोल प्रशस्ति की रचना की, वो किसका संरक्षण प्राप्त कर रखे थे? इसका जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो इसका जवाब हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक योगदान इनमें रहा है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो राष्ट्रकूटों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा मेहरौली का शिलालेख। अगला प्रश्न है, आपका, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? तो गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा प्राचीनतम भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला था। अगला है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा आने वाली चीनी तीर्थयात्री थे शुंग यून। अगला प्रश्न, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618। कौन सा वर्ष था? 618। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित से किस राजवंश से था? तो इसका जवाब हो जाएगा महामेघ वाहन से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? इसका जवाब हो जाएगा 712 ईस्वी में। और आज का आपका 500 नंबर का प्रश्न। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो कम से कम 500 नंबर को देखते हुए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा और आपके लिए वीडियो ऐसी आती रहेगी। अगला प्रश्न है,
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन को हराने वाला राजा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया? तो चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया। अगला प्रश्न है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो बीतपाल और धीमन पाल युग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो इनको पराजित करने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव। निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? तो भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी। किसने? राजा भोज ने। अगला है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही है? तो वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाती थी। अजंता की गुफाओं में मतलब क्या चीज, क्या खासियत है? तो ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाता है, अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने? राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में यह विकसित हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? इसका जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग, इसे डंडी दुर्ग भी कहीं कहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया? तो यह राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने की थी। अगला प्रश्न, पल्लवों के एकात्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो यह महाबलीपुरम है। अगला है, महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा संरक्षित कला के साक्षी हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन के शासनकाल में हुआ? इसका जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज प्रथम। अगला है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो पुहाल नगर की नींव रखी थी करिकाल ने। अगला प्रश्न है, राजकुमार एल्लाना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित थे? तो राजकुमार एल्लाना
चेर वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जीतने वाले कौन थे? चोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता? तो लंका को जीतने वाले पहले थे राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजा की राजधानी थी? तो चोल राजा की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? तो राजेंद्र चोल, जो कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो अधिकांश जो चोल मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनी के साथ आया था। चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले थे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1152 ईस्वी में किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, जबकि 1191 में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने हराया था। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन के दूसरे युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम जो थे उन्होंने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला था महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तरामेरूर में चोल वंश के ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति था। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? इसका जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? इसका जवाब हो जाएगा बादामी के चालुक्य का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों के राज और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरमेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। अगला प्रश्न है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल जो है वो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर दिया जा रहा है, जिससे आपको रिवीजन पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी। अगला प्रश्न है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राज
अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवि राजमार्ग ने। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वतापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध भी किया। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज, जिन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्वमीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा रथ मंदिर। अगला प्रश्न है, रथ मंदिर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में कौन से शहर के पास स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा माउंट आबू के पास अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीनतम नाम है? तो असम का प्राचीनतम नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था, किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के चालुक्य जो कि जैन मंदिर है कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो कि शिव भगवान का है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाई। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में किस राजवंश से जुड़ा था? तो इसका जवाब हो जाएगा चालुक्य राजवंश से ऐहोल प्रशस्ति का संबंध जुड़ा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा राजेंद्र प्रथम थे। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 संवतों के आरंभ कालक्रम में कौन सा सही है? तो शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन, यह इसका क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो चंदेल राजा जो संबंधित थे खजुराहो से थे। अगला है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? इसका जवाब हो जाएगा बामियान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल कौन सा है जो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा तिरुपति तिरुमाला मंदिर। अगला प्रश्न है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित हैं, शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, कौन? इसका जवाब हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो मेघदूत जो है वो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। अगला है, वर्मा
जो इस समय म्यांमार के नाम से जाना जाता है, का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो इसको प्राचीन भारत में बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला है, राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विशाखदत्त कीर्तार्जुनियम ये गलत है। इसकी रचना कीर्तार्जुनियम की रचना भारवी ने की है। अगला प्रश्न है, और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन की। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक हैं कौन सी? तो जातक कथा। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा बिहार में। अगला है, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा पुदुकोट्टय। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में जनपद स्थित है। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। अगला है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गांधार कला। गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। और आज का अंतिम और 600 नंबर के क्रम का प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आबू पर्वत में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी अगर आपको वीडियो ऐसी ही चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।